इफ माय पेरेंट्स बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर 1 करोड़, मेरे पेरेंट्स ने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा है जिसका वैल्यू है 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए। आई सेल दैट प्रॉपर्टी फॉर 5 करोड़ रुपए। आई कैन ओनली इन्वेस्ट 50 लाख रुपए इन बॉन्ड। But there are other benefits. There are other benefits. Okay. You can, हमको 6 महीने का टाइम दिया जाता है. When you want to put in bonds, there's a time period of 6 months. You can put in the money and claim the exemption within 6 months. अब ऐसा हो गया कि मार्केट में बॉन्ड ही नहीं तो 6 महीने में मैं डालू कैसे? तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेट्स से जून 2024 में मैंने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा है एंड 25 में मैं अपना एक पुराना प्रॉपर्टी बेचता हूँ, आपको तो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सब बिल्डर नहीं करेंगे ना सर। नहीं, उस टाइम पे उस बिल्डर ने किया था, तो अभी बट द आइडिया है कि बिल्डर करेगा नहीं करेगा, बायर को कम से कम मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या बेनिफिट के लिए क्या चीज लेनी चाहिए। करेक्ट। देयर आर लूपहोल्स इन द लॉ दैट पीपल टेक एडवांटेज आल्सो. Various provisions that are there. I will not go into detail because somebody would misuse that. So we don't want to get into that aspect. So I'm giving you very simple examples. I don't want somebody to take up this video and then misread it or misinterpret. So objective is very important, is to simplify and give the best benefits so that tax collection becomes easy. So अगर tax law simple है, globally tax laws स्लाइटली आर ट्रिकी. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि यार इंडिया का टैक्स लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बाहर नहीं है. मैंने अभी डू वेरियस फॉरेन ज्यूरिडिक्शंस आल्सो. देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज इन एवरी प्लेसेस दैट दे आर, बट सिंप्लीफिकेशन वहां पे ज्यादा है बिकॉज देयर समटाइम्स देयर आर जजमेंट्स दैट आर रूल्ड आउट and there are some clarification that are given, so which is overdue now because जिस तरीके से इनकम टैक्स ग्रो हो गया, it is time that we consolidate all of that. And इनकम टैक्स का वॉल्यूम देखेंगे, it is not, अगर हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं, it is not just the act. There is an act, there is a rule, there are judgments to everything. कि भाई इसका मिलेगा क्या नहीं. अभी सिंपल रियल एस्टेट के ऊपर जाते हैं. अभी रियल एस्टेट का एग्जांपल देते हैं. इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं. अभी एक बेनिफिट है जिसको बोलते हैं कि अगर आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचा है एंड यू वांट टू क्लेम एन एग्जेम्पशन, तो यू कैन पुट मनी इनटू बॉन्ड्स. 54 EC बॉन्ड्स, REC बॉन्ड, नाबार्ड बॉन्ड, आपको उस पे एग्जेम्पशन मिलते हैं. दैट इज ओनली फॉर कैपिटल गेन. कैपिटल गेन पर्पस. ओके, ठीक है. तो उसमें लिखते हैं कि भाई आपको कैपिटल गेन आया है फॉर मे बी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग रियल एस्टेट. देयर कुड बी अदर सेल आल्सो, बट रियल एस्टेट में आपने समझो बेचा, यू मेड सम गेन एंड यू वांट टू क्लेम एन एग्जेम्पशन. तो आप क्या बोलोगे कि यार चलो मैं बॉन्ड में पैसा डालता हूँ. ठीक है, आपने बॉन्ड में पैसा डाले. बॉन्ड में कितना अलाउड है? 50 लाख रुपए ओनली. ओके, पर ईयर यू कैन पुट 50 लाख रुपीज. ठीक है. पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसके थ्रू था ये, एंड बाद में लॉ में भी अमेंडमेंट आ गया. दिस हैपेंड लॉन्ग बैक. 54 EC इज अ वेरी ओल्ड प्रोविजन. सो इफ माय पेरेंट्स हैड बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर 1 करोड़, मेरे पेरेंट्स ने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा है जिसका वैल्यू है 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए है. आई सेल दैट प्रॉपर्टी फॉर 5 करोड़ रुपए. आई कैन ओनली इन्वेस्ट 50 लाख रुपए इन बॉन्ड. But there are other benefits. There are other benefits. Okay. You can reinvest into another house also. ठीक है. And that is 54F. 54. Basically, अगर आप house to house करते हो तो 54 है. Anything other than a house to buying a house is 54. So there are two provisions. Okay. अगर आपने हाउस बेचा है और आपको हाउस पे खरीदने पे एग्जेम्पशन लेना है तो 54 देखोगे. आपने कोई दूसरा प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड बेचा, नहीं लैंड नहीं समझो, आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा या आपने शेयर्स बेचे और आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है उसका, तो आप 54F पे जाओगे. पूरा आपको 54F में मिलेगा. अभी मैं आपको आता हूँ इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ठीक है, या जजमेंट्स के ऊपर. ठीक है. तो 50 लाख का लिमिट था जो सेट किया था. अब ये हो गया 2007 की बात करता हूं जब ये 50 लाख का लिमिट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. अब वो टाइम पे क्या हो गया, मार्केट में बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं थे. ठीक है. हमको 6 महीने का टाइम दिया जाता है. व्हेन यू वांट टू पुट इन बॉन्ड्स देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. यू कैन पुट इन द मनी एंड क्लेम द एग्जेम्पशन विद इन 6 मंथ्स. अब ऐसा हो गया कि मार्केट में बॉन्ड ही नहीं तो 6 महीने में मैं डालू कैसे? करेक्ट. हमारे जो टैक्स पेयर थे उसने 8वें महीने में डाला. तो आप अभी एग्जेम्पशन दोगे कि नहीं दोगे? आपने लिखा 6 महीने में डालो, बट मार्केट में बॉन्ड ही नहीं अवेलेबल. सो हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? तो देन देयर वर सम अपील्स दैट वर फाइल्ड कि बिकॉज़ पैसे तो डीले में डाले थे. तो गवर्नमेंट सेड दैट, मतलब द कोर्ट्स बेसिकली दे रूल्ड कि दिस इज अ फेवरेबल प्रोविजन. इट शुड बी काइंड ऑफ, नहीं, इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट गिव्स बेनिफिट टू द टैक्स पेयर एंड नॉट अदरवाइज. Exactly. So if there are no bonds available and it's a delay by say 2 months because of the non-availability of bonds, the benefit should be passed on. Okay. You cannot do that. सेकंड, अभी हाउस पे आते हैं. सेम एग्जांपल, हाउस पे जाते हैं. अब उसमें लिखा है कि अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है आइदर अंडर 54 और 54F जो भी है, आपको टाइम पीरियड है. आपको टाइम पीरियड कितना दिया गया है? आपको बोला है कि भाई अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो 3 साल में आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. अंडर कंस्ट्रक्शन 3 years में होना चाहिए. अगर आप नया प्रॉपर्टी ले रहे हो तो जिस टाइम आपने बेचा है उसके विद इन 2 years आपको नया प्रॉपर्टी खरीदना है. ठीक है. और अगर आपने ऑलरेडी 1 साल पहले खरीदा है तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. तो आपने 1 साल पुराना
कोई प्रॉपर्टी खरीदा है वेरी गुड, और आपने अभी कुछ बेचा है तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेट्स से जून 2024 में मैंने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा है एंड 25 में मैं अपना एक पुराना प्रॉपर्टी बेचता हूँ, आपको तो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। जून 24 में किया अगर आपने 12 मंथ्स का जो टाइम, 12 मंथ का टाइम है, विद इन दैट 12 मंथ इफ यू सेलिंग यू विल गेट अ बेनिफिट। वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, हाउ दिस प्लेज आउट। अब मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन कब तक चलेगा? 3 साल तक चलेगा, ठीक है। अंडर कुड बी एनीथिंग, मतलब इट डिपेंड्स स्टेज के ऊपर, कौन स्टेज के ऊपर चलेगा, ठीक है। अब मेरे को लॉ तो बोलता है 3 साल के अंदर आपको पोजेशन मिलना चाहिए। ओके, आफ्टर आई सोल्ड द प्रॉपर्टी विद इन 3 years आई शुड हैव द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय मी। ओके, अब बिल्डर ने डिले कर दिया तो क्या करेंगे? देयर इज नथिंग इन द लॉ, करेक्ट। अब मेरे को फाइल करना है अपील, there is no benefit that is passed on directly. Correct. Then I have to rely on somebody in. So I will give you one example. Somebody was buying a property for reinvesting and the tax benefit. Yeah. तो other than going here and there, वो जो tax benefit था उसके लिए उनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी। उन्होंने बिल्डर से अंडरटेकिंग दिया कि अगर आप मुझे ये डेट के ऊपर पोजीशन नहीं देते हैं तो मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड यू आर लायबल टू पे मी। आप इंडेमनिफाई करोगे मुझे। इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा लिया उन्होंने। लेकिन ये सब बिल्डर नहीं करेंगे ना सर? नहीं, उस टाइम पे उस बिल्डर ने किया था, तो अभी बट द आइडिया है कि बिल्डर करेगा नहीं करेगा, बायर को कम से कम मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या बेनिफिट के लिए क्या चीज लेनी चाहिए। करेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या होता है, देन यू हैव टू रिलाई ऑन रूलिंग्स एंड ऑल। करेक्ट। तो देयर इज अ स्कोप ऑफ some kind of natural relief to be built in the law itself कि भाई अगर possession delays is beyond the control of the buyer, then there should be natural relief। नहीं तो मेरे को judgments पे rely करना पड़ रहा है, not on the act, and the officer may or may not agree to me। Correct। So then these kind of things have to be fixed। So यहाँ पे बहुत सारे ऐसे provisions है law में which needs some kind of interpretational issues, some kind of relief, judgments, clarifications. So maybe simplification would be the better way to look at it कि इसको simplify कर दो आप। As a taxpayer, like if I am the taxpayer, I think I should get full benefit without thresholds. Because अगर मेरा पैसा है, मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, मेरा logical commercial thought है उसके पीछे, why should income tax interfere with that? So my honest submission would be, if somebody wants to really simplify this, then the cap wap नहीं होना चाहिए। एंड सेक्टर को बेनिफिट्स चाहिए आज के दिन पे। सी रियल एस्टेट इज समथिंग दैट हैज बी राइटली स्टार्टेड कि भाई रियल एस्टेट जनरेट सो मच एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो ये कैच करके आपको ये इतना लिमिट्स डाल के, अभी जैसे लास्ट ईयर एक और चेंज हो गया, 2 और बड़े चेंज हो गए थे लास्ट ईयर, उस पर ही बात करते हैं। सो एक चेंज हो गया एग्जेम्पशन के ऊपर, सेक्शन 54 हाउस फॉर हाउस, व्हेन आई एम सेलिंग हाउस एंड बाइंग अनदर हाउस। पहले कोई कैप नहीं था इसके अंदर, इन्होंने लास्ट ईयर कैप ला लिया कि आप 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते एग्जेम्पशन के लिए। 10 करोड़ के ऊपर वाला कैप पिछले साल लाया, उसके पहले नहीं था ये, मतलब आप कितने का भी ले सकते थे। अरे भाई मेरा घर है, मैंने कोई बेचा है, से आई अंडरस्टैंड 10 करोड़ इज अ वेरी लार्ज लिमिट, HNIs वगैरह के लिए, ऑल दैट इज थिंग, ऑलरेडी रिच के लोग ज्यादा टैक्स कर रहे हैं, लाइक रिच टैक्स इन इंडिया इज एट 42.17% टुडे, एंड दिस इज अनदर डबल वैमी कि यार मेरे को हाउस फॉर हाउस मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि मैंने 20 करोड़ का प्रॉपर्टी, बॉम्बे में जाके प्रॉपर्टीज देख लो क्या रेट पे मिल रहे हैं, पूना में जो प्रॉपर्टीज देख लो आप मासेस के ऊपर बात करोगे तो 10 करोड़ ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। बट पूना के भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप पार्क में आप बेचोगे या प्रभात रोड पे आप बेचोगे या कुछ बेचोगे तो उसका 10 करोड़ के ऊपर ही आने वाला है। एंड बॉम्बे, साउथ बॉम्बे तो आप भूल ही जाओ, मतलब 10 करोड़ रुपीज एन एंट्री लेवल इन साउथ बॉम्बे। करेक्ट। तो अब वो लिमिट लेके आ गए। करेक्ट। सो दिस लिमिट्स प्ले आउट वेरी डिफरेंटली। सो व्हाई शुड आई डू दैट? अच्छा, दूसरा वो 10 करोड़ का लिमिट दूसरे सेक्शंस में भी है, 54F में भी है। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? So I think these are, government नहीं करेगी इसके ऊपर, honestly I know that, because these limits have been gotten for different perspective for collection purposes, but these are things that exist from a structure perspective.